नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। कर्नाटक में ओबीसी रिजर्वेशन में एक बड़ा महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है और उस संशोधन को करके जो 4% मुस्लिम रिजर्वेशन कैटेगरी 2B में हुआ करता था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब देखिए वहाँ पर क्या है कि जो ओबीसी रिजर्वेशन है उसका वर्गीकरण कर रखा है और उसमें एक कैटेगरी 1 रिजर्वेशन है जो ओबीसी के लिए है। उस ओबीसी में जो मुस्लिम ओबीसी हैं वो भी शामिल हैं, लेकिन वहाँ पर एक विशेष वर्ग बनाया हुआ था 2B जिसमें मुस्लिम सम्मिलित थे पूरी तरह से धार्मिक आधार पर, मजहबी आधार पर, रिलीजियस वर्गीकरण था वो। तो उसको यह कहकर समाप्त कर दिया गया कि यह असंवैधानिक है। और उसके बाद फिर जैसा होता है कि आप जानते हैं वहाँ तो कांग्रेस जो है पूरी तरह से टीपू सुल्तान की पिछलग्गू है। वो तो टीपू सुल्तान को वहाँ फ्रीडम फाइटर बताते हैं और ऐसा ज़बरदस्त फ्रीडम फाइटर था कि जो कि लड़ रहा था अंग्रेज़ों से, तो अवश्य लड़ रहा था, लेकिन फ्रेंच से कह रहा था कि तुम यहाँ आके ऑक्यूपाई कर लो। और तो और अफ़गान वाले जो शहनशाह उस टाइम हुआ करते थे, बादशाह थे, उनसे कह रहा था कि तुम आके जो है उधर से आक्रमण करो, हमको भारत को दारुल इस्लाम बनाना है। और तो और खलीफा तक को चिट्ठी लिखता था। तो एक व्यक्ति जो अंग्रेज़ों से लड़ रहा था लेकिन दूसरे लोगों का ऑक्यूपेशन कराना चाहता था, वो उनके लिए फ्रीडम फाइटर है, तो निश्चित रूप से वो तो इसका विरोध करेंगे ही करेंगे। उन्होंने ऑलरेडी ये अनाउंस कर दिया है कि भाई हम जब वापस आएंगे तो हम इस 4% रिजर्वेशन को वापस लाएंगे। अब आप ये बताइए कि किसी भी प्रकार से रिलीजियस ग्राउंड पर रिजर्वेशन अलाउड नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब मुसलमानों के पिछड़ों को आरक्षण मिल रहा है तो फिर अलग से मुसलमानों को आरक्षण देने की क्या नीति है, क्यों है? इसका मैं आपको बताता हूँ, कारण बताता हूँ। वो इसलिए किया जाता है कि जो मुसलमान वर्ग का अशराफ है जी, वही अशराफ जिसने भारत पर एक प्रकार के इम्पीरियल ऑक्यूपेशन यानी कि औपनिवेशिक अतिक्रमण किया है भारत के ऊपर, ये वही वर्ग है जिसने भारत की सभ्यता संस्कृति को नष्ट करने के लिए प्राणपण से उद्यम किया है, जिसमें टीपू सुल्तान शामिल है। तो ये लोग जो हैं, क्योंकि टीपू सुल्तान का जो बाप था वो भी एक मर्सनरी था, उसका भी बाप जो था एक मर्सनरी, जिसको हिंदी में भृत्य सैनिक कहते हैं, किराए का, भाड़े का सैनिक। तो ये भाड़े के सैनिक आए थे अफ़गानिस्तान वगैरह से और इन्होंने आके यहाँ पर कब्ज़ा कर लिया और इनकी संतानों को ये आरक्षण देना चाहते हैं। अब ये बात तो बिल्कुल उचित है कि भाई जब आप अपर कास्ट को आरक्षण नहीं दे रहे तो मुस्लिम अशराफ को क्यों दे रहे हो? केवल इसलिए कि वो मुस्लिम है? तो ये मुस्लिम अशराफ का आरक्षण समाप्त हुआ है, मुस्लिम आरक्षण नहीं समाप्त हुआ है, ये मुस्लिम अशराफ का आरक्षण समाप्त हुआ है और अब वो EWS में अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है कि EWS जब से आया है तब से जो मुस्लिम आरक्षण की जो मांग अलग से उठा करती थी वो काफ़ी कुछ म्यूटेड हो गई है, क्योंकि उसमें यदि कोई इकोनॉमिकली बैकवर्ड है अशराफ में तो वो उसमें जा सकते हैं, लेकिन उससे इनको संतोष नहीं होता है। आपको ध्यान हो कि अंग्रेज़ों के ज़माने में भी ये लोग क्या किया करते थे कि यद्यपि इनकी जो पॉपुलेशन थी वो 25% से कम थी, लेकिन ये कहा करते थे कि साहब कि हम इक्वल नेशन हैं, हम एक बराबर की कौम है, हम बराबर के राष्ट्र हैं, इसलिए हमारा आधा हिस्सा होना चाहिए। और कई जगह तो जो इनकी संख्या होती थी उसके अनुपात में डबल ये कोटा रखवाया करते थे। आर्मी में भी इसी तरह से इन्होंने रखवाया था। आर्मी में तो यदि वीर सावरकर ना होते और उन्होंने महाराष्ट्र में और दूसरे स्थानों पर आह्वान करके हिंदू युवाओं को ब्रिटिश सेना में भर्ती ना कराया होता तो जो अनुपात 1/3 2/3 था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो आधा आधा होता। उस समय आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होता। यानी कि आप समझ सकते हैं जो पंजाब और बंगाल जो आधा मिल गया भारत को, वो भी नहीं मिलता। तो बिल्कुल उचित है, अमित शाह जी ने इसका समर्थन किया और उन्होंने कहा कि यह असंवैधानिक है और इसलिए ये नहीं होना चाहिए। हम भी इसका स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल कहीं भी नहीं हो। कुछ लोगों ने अभी भी कर रखा है, जैसे आंध्रा में कर रखा है, शायद वो भी इस आधार पर कुछ रिजर्वेशन देना चाहते हैं। सुना क्रिश्चियन दलित को एक अलग से कैटेगरी बना रहे हैं जो कि असंवैधानिक है, सबको पता है। इसी तरह से
तेलंगाना में जो ओवैसी के अशराफ हैं उनको अलग से आरक्षण का प्रावधान कर रखा है, नहीं होना चाहिए। ये जो ओबीसी के वर्ग के साथ धोखा है, यही धोखा कांग्रेस कर रही थी कर्नाटक में। लेकिन साथ में एक प्रश्न और भी उठता है जो पूछा जाना आवश्यक है, वो ये है कि ये तो बात सही है, आपने बिल्कुल सही कहा कि यह असंवैधानिक है, इस प्रकार का अशराफ वर्ग को आरक्षण नहीं होना चाहिए मुसलमान के आरक्षण के नाम पर। लेकिन ये जो माइनॉरिटी अफेयर्स का जो 3,000 करोड़ का जो आवंटन है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को 3,000 करोड़ का आवंटन इस वर्ष किया गया है, इस वर्ष के बजट में। यद्यपि मैं इसकी सराहना करूंगा कि वो पिछले वर्ष 5,000 करोड़ था, वो 5,000 करोड़ से घटा के 3,000 करोड़ कर दिया, तो 40% आपने उसमें कटौती की है। लेकिन जो सिद्धांत यहाँ लागू हुआ है कि मुसलमानों को अलग से प्रावधान नहीं होना चाहिए, अशराफ वर्ग को विशेषकर से, तो ये यदि ओबीसी वर्ग में सारे के सारे मुस्लिम पहले से सम्मिलित हैं, तो ये माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का औचित्य क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई माइनॉरिटी वर्ग की कोई देवी, अब देवी कहें या हूर कहें, जो भी कहें, उसको 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिल जाती है बाहर पढ़ने के लिए। यानी बाहर पढ़ने के लिए 1 करोड़ की स्कॉलरशिप या किसी भी स्कॉलरशिप का कोई औचित्य है क्या? कोई भी औचित्य नहीं है, क्योंकि स्कॉलरशिप दी जाती है इसके लिए कि वह अपने पढ़ाई अच्छी तरह से कर सकें, हाई क्वालिफिकेशन पा सकें और हाई क्वालिफिकेशन पाके देश की सेवा करें। बाहर भेजने के लिए क्या? इसी तरह से कोई हुनर हाट चला रखी है, इसी तरह से अलग अलग स्कॉलरशिप दे रखी है। अरे भाई, जो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है, ये पहले सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री का ही पार्ट हुआ करता था, माइनॉरिटी अफेयर्स, और उसमें जो है वो अलग अलग लोगों की जो स्कॉलरशिप थी, जो ओबीसी की स्कॉलरशिप थी, वो जो मुस्लिम ओबीसी वर्ग थे उनको भी मिलती थी। अब हमारा पसमानदा वर्ग तो ये कहता है कि साहब कि हमारी तो ऐसी उन्होंने बना रखी है फुटबॉल कि अगर आप जाओ माइनॉरिटी अफेयर्स के पास तो वो कहते हैं कि आप तो ओबीसी में हो तो आप जाओ ओबीसी के पास, और ओबीसी वाले कहते हैं नहीं आपको माइनॉरिटी अफेयर्स से मिलेगी। तो उनकी फुटबॉल बनी हुई वो तो अलग बात है। लेकिन जो संवैधानिक प्रश्न है, वो संवैधानिक प्रश्न ये है कि ये आप एक संविधान की दृष्टि से, जिसमें आर्टिकल 14, 15, 16 बिल्कुल स्पष्ट हैं कि धर्म मजहब के आधार पर, रिलीजन के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता, तो आप एक माइनॉरिटी अफेयर्स बना के और सच्चर कमेटी को किस तरह से आप ऑनर कर रहे हैं? जबकि इसी सच्चर कमेटी का जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने सच्चर कमेटी को गुजरात में लागू करने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। उन्होंने उस रिपोर्ट को ही अस्वीकार कर दिया था। जब उनसे पूछने गए थे, हमारे सच्चर कमेटी के कुछ जो लोग वहाँ भेजे गए थे, सच्चर कमेटी को लागू करने वाले उस मिनिस्ट्री के लोग गए थे, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि मेरे लिए 6 करोड़ गुजराती सारे के सारे बराबर हैं, उनसे मैं असमान व्यवहार नहीं कर सकता। तो भाई अब क्या हो गया? अब कौन सी नई परिस्थिति आ गई या कोई नया प्रेशर आ गया? ऐसा क्या हो गया कि आपको ये माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री उसी स्थिति में आपको निरंतर करनी पड़ रही है, उसी हिसाब से जैसे कि कांग्रेस करती थी उसी हिसाब से आप कंटिन्यू कर रहे हैं, बल्कि लगातार तो एलोकेशन भी बढ़ रहा था, अजीब अजीब सी स्कीमें भी बन रही थी। तो ये प्रश्न निश्चित रूप से उठेगा कि केवल जो आरक्षण की बात हो रही है, अशराफ वर्ग के आरक्षण की बात हो रही है, ये कह के कि ओबीसी वर्ग को पहले से मिल रहा है आरक्षण, तो ये ओबीसी वर्ग वाला जो लॉजिक है, ये माइनॉरिटी अफेयर्स की जितनी भी स्कीम्स हैं उनके ऊपर पूरी तरह से लागू होता है। इसमें लेश मात्र, रंच मात्र भी कोई अंतर नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि अब अमित शाह जी को अगला कदम उठा लेना चाहिए और ये आरक्षण अशराफ वर्ग का जो उन्होंने समाप्त किया है उसका स्वागत करते हुए उनको परामर्श देना चाहते हैं कि ये माइनॉरिटी अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है इसको कृपया समाप्त करें और
स्मृति ईरानी जी का भी जो बोझ है वो कम हो जाएगा। इसको आप मर्ज कर दें वापस वहीं सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री से, और वहीं से इसको ओबीसी वर्ग के हिसाब से चलाएं। पूरी तरह से सबके साथ समानता का व्यवहार होगा, किसी को कोई अंतर भी नहीं पड़ेगा। कुछ अशराफ वर्ग वाले रोएंगे तो उनको तो रुलाना हमारा धर्म होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस देश को उनके हिसाब से 1000 वर्ष और हमारे हिसाब से लगभग 300-400 वर्ष तो रुलाया ही है बुरी तरह से। जय हिंद, वंदे मातरम।